हमारी आज की पेशकश एक नया सफर में। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक एहसास है। यह भारत के ना जाने कितने घरों की तस्वीर है, ना जाने कितनी महिलाओं की दास्तान है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है इस नए सफर में। लक्षिता जी आज एक मीडियम साइज टूरिस्ट बैग में अपने कपड़ों को वार्डरोब से समेटकर एडजस्ट कर रही थी। उनके पति विनय जी बेड से उठकर कपड़े बदलने लगे। लक्षिता जी को बैग पैक करते देखते उन्होंने सदैव की भांति चुप्पी साधी हुई थी। कपड़े बदल वह बिना उसे कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गए। 32 साल साथ रहने पर अब तो लक्षिता जी को विनय जी की चुप्पी की आदत हो गई थी। विवाह से लेकर आज तक विनय जी ने लक्षिता जी से कभी जीवन साथी की तरह व्यवहार नहीं किया था। उन्होंने ना कभी लक्षिता जी से अपने जीवन की कोई बात शेयर की, ना ही कभी लक्षिता जी के नजरिए को सुना। उल्टा जब कभी लक्षिता जी ने उनसे अपने आपसी संबंधों के विषय में बात करनी चाही और लक्षिता जी के प्रति उनके व्यवहार का कारण जानना चाहा, तो विनय जी ने हर बात के लिए लक्षिता जी को ही दोषी करार कर दिया। विवाह के कुछ सालों बाद से ही अपने पति विनय जी के रूखे और कड़वे व्यवहार से विक्षुब्ध हो लक्षिता जी ने अनेकों बार विनय जी से अलग होने का निर्णय लिया। पर इस रिश्ते से बाहर निकलने पर उसके और बच्चों के समक्ष प्रस्तुत होने वाली आशंकाओं के बारे में सोचने के पश्चात जब भी उसने अपने निर्णय को त्यागा और वह उन्हीं परिस्थितियों में जीवन जीने के लिए विवश हो गई, तो अपने और विनय जी के बीच मृत रिश्ते से उपजी हताशा के कारण उनकी छटपटाहट ने हर बार उनके दिल और दिमाग को रौंद डाला। आज अपने दोनों बेटों के विवाह की सामाजिक जिम्मेदारी से मुक्त हो विवाह के 32 वर्षों के पश्चात प्रौढ़ावस्था पर पहुंचने के बाद भी जब उन्होंने विनय जी के व्यवहार में अपने प्रति रत्ती मात्र भी आदर नहीं देखा, अभी तो उनके द्वारा पूरी कोशिश करने के बाद भी जब उन्होंने विनय जी के द्वारा दूसरों के समक्ष खुद को तिरस्कृत करते हुए और उसके व्यवहार में खोट निकालते ही देखा, तो अंततः लक्षिता जी अपने विवाहित जीवन से मुक्त होने का असंभव निर्णय ले लिया। अपने बचे जीवन की अनजानी यात्रा पर बिना सोचे समझे निकलने का निर्णय लेने पर भी आज लक्षिता जी का दिल और दिमाग शांत था। भविष्य को लेकर कोई अस्पष्टता नहीं थी, जबकि उन्हें यह तक मालूम नहीं था कि घर से बाहर निकलकर वो किस दिशा में अपना पहला कदम रखेंगी। बैग पैक कर लक्षिता जी कमरे से बाहर आई तो उन्हें ड्राइंग रूम में इस बार दिवाली साथ मनाने की उनकी मांग पर घर आए उसके दोनों बेटे, बहुए और पोता बैठे हुए दिखाई दिए। सभी 2 साल के छोटे व्योम की बातें सुन मुस्कुरा रहे थे। लक्षिता जी ने जैसे ही अपने बेडरूम का दरवाजा खोला, ड्राइंग रूम में प्रवेश किया तो दरवाजा खुलने की आहट से सभी की नजरें उसकी ओर घूम गई। ड्राइंग रूम को फैला देखकर बड़े बेटे रचित ने मुस्कुराकर लक्षिता जी की ओर देखते हुए कहा, मम्मी अब डांट के दिखाओ व्योम को। हमें तो आप हर बात पर टोकती रहती थी कि ये सामान यहाँ क्यों रखा, मुझे तो तुमने नौकरानी समझ रखा है। सारा दिन बस तुम्हारी चीजें ही समेटती रहती हूँ। रचित की बात सुन उसकी पत्नी आकांक्षा, छोटा भाई समर और उसकी पत्नी रिया खिलखिलाकर हंस पड़े। लक्षिता जी ने बिना कुछ बोले एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ व्योम के सर पर हाथ फेरा और बालकनी की तरफ नजर डालते हुए बोली, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? रचित की पत्नी आकांक्षा ने उठते हुए कहा, पापा वॉक पर गए हैं, आते ही होंगे, मैं चाय बनाती हूँ। लक्षिता जी ने अपने छोटे बेटे समर की ओर देखकर कहा, आज खाना बाहर से ऑर्डर कर लो। आकांक्षा खाने के बाद व्योम को जल्दी सुला देना, मुझे तुम सबसे बात करनी है। माँ की बात सुन सभी ने आश्चर्य से पहले लक्षिता जी की तरफ देखा और उनके चेहरे को भावहीन देख बात के विषय को जानने की उत्सुकता में दूसरे की तरफ देखने लगी। जब किसी को भी कोई कारण समझ नहीं आया तो छोटी बहू रिया ने लक्षिता जी से कहा, मम्मा क्या बात है, हम सभी तो यहाँ हैं, आप जो कहना चाहती हैं कह सकती हैं। लक्षिता जी ने प्यार से उसकी ओर देखा और बोली, घबराओ मत, बात मेरे बारे में है, इसीलिए तुम लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तभी डोरबेल बजी तो रिया दरवाजा खोलने के लिए उठकर चली गई। रचित ने नाराजगी जताते हुए कहा, मम्मी अजीब बात कर रही हो, आपके बारे में होगा तो हमें क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी दरवाजे से अंदर आती विनय जी ने सबकी ओर नजर डालते हुए कहा, किसको किस बात का फर्क नहीं पड़ेगा। समर अपनी माँ की ओर देखता हुआ विनय जी से बोला,
पापा, मम्मी को हम सबसे बात करनी है, डिनर के बाद। विनय जी अपने स्वभाव अनुसार कड़वाहट भरे शब्दों में। फिर कोई तमाशा होगा तुम्हारी माँ का। मैं तो यह सोच सोच कर हैरान हो रहा था कि तुम लोगों को क्यों एक साथ दिवाली पर बुलाने की जिद थी। तुम लोगों की नौकरी है, काम धंधा है। जब तुम्हें समय होता तुम खुद आकर मिल सकते थे। दिवाली की इमरजेंसी लगाने की क्या जरूरत थी भला। बात पूरी कर उन्होंने सदैव की भांति चिड़ी हुई भाव भंगिमा के साथ लक्ष्मण जी पर एक नजर डाली। समर और रचित ने लक्षिता जी की तरफ देखा, लेकिन आज उनके चेहरे में विनय जी की बातों को सुनकर कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी। आज से पहले तो उन्होंने अपने पापा के द्वारा इस तरह माँ के लिए उगली कड़वाहट के बाद माँ के चेहरे में हमेशा इस माहौल से भाग जाने की इच्छा होने पर भी एक घर में पापा के साथ रहने की मजबूरी की छटपटाहट को महसूस किया था। रचित को याद था कि किस तरह माँ के कुछ बोलते ही पापा हमेशा चिढ़कर जवाब देते थे और माँ की आंखें खुद के प्रति विनय जी के तिरस्कृत व्यवहार से पनीली हो जाया करती थी। समर ने लक्षिता जी के भाव शून्य चेहरे को देखा तो उसे अनजाना डर सताने लगा। उसने बचपन से कभी अपने माँ बाप को सामान्य पति पत्नी की तरह बात करते नहीं देखा था। उसके पिता दूसरों के समक्ष जितने शांत और कम बोलने वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, घर में वह सबके साथ उतना ही ज्यादा असंवेदनशील व्यवहार करते थे। वह हमेशा घर वालों के समक्ष खुद को सही ठहराते हुए कर्कश आवाज और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर हावी होने की कोशिश में बात करते। बच्चों के बड़े होने के साथ उनके व्यवहार में दोनों पेटों के प्रति तो बदलाव आया था, मगर माँ के तो कुछ कहते ही पापा को उसने हमेशा पारा चढ़ते ही देखा था। धीरे धीरे माँ चुप होती चली गई थी। उन दोनों भाइयों के बड़े होने पर उनके द्वारा भी विनय जी के व्यवहार को जानते हुए भी माँ को ही समझाने का कार्य होने लगा, तो जैसे माँ मशीन ही बन गई। उन्होंने बच्चों से भी अपनी बातचीत का दायरा सीमित कर लिया। लक्षिता जी को भावहीन देख समर ने घबराकर बड़े भाई रचित को देखा, जिसकी नजरें माँ के चेहरे के भाव पढ़ने की ही कोशिश में लगी थी। सदैव अपनी काम में व्यस्त, कम बोलने वाली और शांत दिखने वाली लक्षिता जी को पहली बार अपने विषय में कहने के लिए सुन और उनके हाव भाव देख किसी आशंका के डर से घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। बाहर के खाने की डिलीवरी आने पर सभी ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाया। सभी शांत थे, किसी की नजरें भी एक दूसरे की तरफ नहीं उठ रही थी। नन्हा व्योम वॉकर पर बैठा पूरे घर में घूम रहा था। उसी के वॉकर की आवाज से घर में इंसान के होने का अनुमान लगाया जा सकता था। खाना खत्म कर विनय जी को अपने रूम में जाता देख समर उन्हें फिर से याद दिलाते हुए बोला, पापा, माँ को बात करनी थी। हाँ ठीक है, मुझे बुला लेना। अपने शब्द पूरे करते विनय जी अपने कमरे में दाखिल हो गई। आकांक्षा अपने बेटे को ले उसे सुलाने के लिए उस बेडरूम में चली गई, जो हर बार उनके आने पर उनके लिए निश्चित किया हुआ था। समर ने माहौल हल्का करने के लिए टीवी ऑन किया, तो रचित ने उसे टीवी का वॉल्यूम कम करने का इशारा किया। किचन का काम समेटकर लक्षिता जी अपनी छोटी बहू रिया के साथ ड्राइंग रूम में आ सोफे पर बैठ गई। सभी की नजरें टीवी पर टिकी जरूर थी, मगर सबके दिमाग में लक्षिता जी के द्वारा कही जाने वाली बातों का पूर्वानुमान लगाया जा रहा था। आकांक्षा अपने बेटे व्योम को सुलाकर धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर ड्राइंग रूम में पहुंच अपने पति रचित के पास आकर बैठ गई। समर ने सबके उपस्थित हो जाने पर विनय जी को बुलाने के लिए सोफे पर बैठते हुए आवाज लगाई, पापा आ जाओ, सब आ गए। समर को इस तरह तेज आवाज लगाते देख रचित के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। विनय जी को आता ना देख समर ने रचित की ओर देखा तो उसका गुस्से से भरा चेहरा देख उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसकी तेज आवाज से व्योम के उठ जाने का खतरा है। इसीलिए इस बार वह उठकर विनय जी के बेडरूम की तरफ उसे बुलाने के लिए चला गया। विनय जी और समर के ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठते ही सभी की नजर लक्षिता जी की तरफ घूम गई, जो खोई से टीवी देख रही थी, लेकिन जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उनका ध्यान टीवी पर दिखाई दे रहे प्रोग्राम पर बिल्कुल भी नहीं था। विनय जी को चिड़े हुए भाव से लक्षिता जी को देखते हुए पा रिया ने लक्षिता जी के कंधे पर हाथ रख उन्हें सजग करते हुए कहा, मम्मी, सब आ गए हैं, आप क्या कहना चाहती हैं?
और अपनी बात पूरी करते करते वह लक्षिता जी की बगल में आकर बैठ गई। रिया के हाथ के छुअन से अपने विचारों से बाहर आती लक्षिता जी ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा और बोली, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। कल सुबह ही मैं निकल जाऊंगी। रचित और समर दोनों हैरानी से माँ को देख एक साथ बोले, कहाँ? लक्षिता जी, कहाँ ये तो अभी मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब कहीं पहुंचूंगी तो तुम्हें फोन कर दूंगी। समर, बिना सोचे कहाँ जाएंगी? पहले डिसाइड कर लो, हम टिकट और रूम बुक करवा देते हैं, फिर आराम से निकल जाना। जितने दिन मन करे आप वहाँ रहकर आ सकती हो। बड़ी बहू आकांक्षा हैरानी से अपनी देवरानी रिया की ओर देखते हुए बोली, और पापा जी, वो कहाँ रहेंगी? क्या वो अकेले रहेंगे? उनका खाना पीना कैसे मैनेज होगा? हम लोग तो परसों मॉर्निंग की फ्लाइट से बेंगलोर निकल रहे हैं। लक्षिता जी, पहली बार तो कोई डिसीजन लिया है मैंने। फिर जैसे धीमी आवाज में खुद से ही बोलती हुई, हाँ जानती हूँ लेने में बहुत देर कर दी। मम्मी, साफ साफ कहे ना, आप क्या कहना चाहती हैं? कैसा डिसीजन लिया है आपने? आकांक्षा के शब्दों में उसकी मानसिक परेशानी साफ झलकने लगी थी। विनय जी गुस्से से, सबको परेशान करना आदत है इसकी। लक्षिता जी ने बिना विनय जी की बात पर ध्यान दिए हुए बहुत शांति से कहा, मैं अब अकेले रहना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ से जा रही हूँ। आकांक्षा, मम्मी इस तरह लोग क्या कहेंगे? मैं और अपने और रिया क्या बोलेगी अपने घर वालों को कि इस उम्र में जब पापा को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप उन्हें छोड़कर कहाँ जा रही हैं? बेटा, मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभा ली है। अपने माँ बाप और अपने सास ससुर की इज्जत और अपने बच्चों के भविष्य की खातिर अपनी पूरी जिंदगी एक मशीन की तरह बिना बोले काम करते हुए बिता दी। हर बात का इल्जाम मेरे सर पर लगाकर तुम्हारे पापा खुद पाक साफ बने रहे, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मुझे लगने लगा है मैं पागल हो रही हूँ। मेरा आत्मविश्वास तो कब का मर चुका, लेकिन मैं एक इंसान के तौर पर सही व्यवहार भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे डर है कि मैं कुछ कर ना बैठूं। अगर मैं ऐसा कुछ कर गई तो फिर शायद तुम लोगों के लिए समाज को जवाब देना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कह लक्षिता जी ने आकांक्षा को देखा। विनय जी ने लक्षिता जी को खा जाने वाली नजरों से घूरा और आदत अनुसार चीखते हुए बोले, जाने दो इसे, मेरा जीना हराम कर रखा है इसने। इस उम्र में भी चैन नहीं है। जिंदगी बर्बाद कर दी इस औरत ने मेरी। कभी किसी से बनी नहीं इसकी। मैं भी तंग आ चुका हूँ। मैं बस शांति से रहना चाहता हूँ अब। समर ने जब इस गंभीर परिस्थिति में भी विनय जी को हमेशा की तरह व्यवहार करते पाया तो वह खींचता हुआ बोला, पापा प्लीज चुप हो जाएं। इस समय तो बात को समझने की कोशिश करें। विनय जी बेटे को खुद पर नाराज होते देख चिल्लाते हुए बोले, तुम दोनों के तो कान भर रखे हैं इसने। बचपन से ही हमेशा मुझे विलेन बनाकर रखा मेरे बच्चों के सामने इस औरत ने। रिया ने विनय जी की तरफ देखा जो हमेशा की तरह गुस्से और नफरत से लक्षिता जी को देख रही थी। रिया और समर का प्रेम विवाह था। उनके विवाह को 3 वर्ष हो चुके थे। 11वीं क्लास के साथ पढ़ रहे दोनों ने साथ ही कॉलेज और एमबीए कंप्लीट कर जॉब ज्वाइन की थी। दोनों की प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा दिल्ली स्थित कंपनी में हुई थी। जॉब ज्वाइन कर जब दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया तो अपने अपनी फैमिली को एक दूसरे के विषय में बताया। समर से होने वाली बातचीत से रिया को अंदाजा था कि समर के माता पिता लक्षिता जी और विनय जी को उनके रिश्ते से कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन रिया की फैमिली अपनी जाति के बाहर बेटी के विवाह के लिए तैयार नहीं थी। जब समर ने रिया की फैमिली की इच्छा के बारे में लक्षिता जी और विनय जी को बताया तो विनय जी ने अपनी आदत अनुसार साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि हम तुम दोनों के रिश्ते के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे कहने पर हम उनके घर जाकर मिन्नत नहीं कर सकते। अपने पापा के स्वभाव को जानते हुए समर को उनसे यही उम्मीद थी। उसने अपनी माँ लक्षिता जी को ही हमेशा दोनों बेटे की जरूरतों का अपने सामर्थ्य अनुसार पूरा करते देखा था। इस बार भी उसने लक्षिता जी से बात कर इस समस्या का हल निकालने की रिक्वेस्ट की। लक्षिता जी ने बच्चों की खुशी के लिए समर से कहा कि वह रिया से कहकर रिया की माँ को घर से बाहर कहीं मिलने की व्यवस्था करवा दे। रिया ने अपनी माँ से मिन्नतें कर उन्हें लक्षिता जी से एक बार मिलने को राजी कर लिया। दोनों महिलाएं एक रेस्टोरेंट में मिली।
जहां मिलने पर रिया की माँ देवकी ने साफ शब्दों में लक्षिता जी को बता दिया कि उनका परिवार इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वह नहीं चाहते कि उनकी बेटी इंटरकास्ट मैरिज करे। वह किसी दूसरे समाज में भेजकर अपनी लड़की को किसी मुश्किल में पड़ता नहीं देख सकती। लक्षिता जी ने बहुत धैर्य से देवकी की सभी बातें सुनी और फिर बहुत प्यार और शांति से देवकी को समझाते हुए कहा, देवकी जी, रिया और समर स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। वह दोनों लगभग 8 सालों से साथ हैं। दोनों समान रूप से शिक्षित हैं और एक ही कंपनी में लगभग एक सी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। दोनों की जोड़ी देखने में भी एक दूसरे की पूरक है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। दोनों ही 27-28 साल के बालिग हैं। यदि वह बिना आपके परिवार की मर्जी के विवाह कर लेते हैं तो उन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उनके ऐसा कदम उठाने से आपके परिवार की ज्यादा बेइज्जती होगी। कानूनी तरीके से भी दोनों का विवाह समाज के समक्ष मान्य है। लेकिन ऐसा होता है तो आपका परिवार अपने बेटे को खो देगा। दूसरे नजरिए से सोची कि यदि 1% भी रिया आपकी इज्जत की खातिर समर के साथ बनने वाले रिश्ते से पीछे हटती है, तो क्या ये संभव है कि वह आपके द्वारा उसके लिए चुने गए जीवन साथी के साथ भविष्य में खुश रह पाएगी? बहुत संभव है उसे हमेशा समर का ख्याल बना रहे और वह अपने पति के साथ सामंजस्य ना बना पाए। आप सोच सकते हैं ऐसे स्थिति में उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा और आपकी बेटी उम्र भर उस रिश्ते को बस मन मारकर ढोती रहेगी। आपको अपनी बेटी के लिए ऐसा भविष्य मंजूर है? क्या अपने बेटे को ऐसी स्थिति में डालने के लिए आपका परिवार खुद को माफ कर पाएगा? जानते बूझते एक बने बनाए सुलझे रिश्ते की जगह अपनी बेटी के लिए एक शुरुआत से ही उलझे हुए गठबंधन को क्यों चुन रही हैं? हम दिल से अपनी बेटी की खुशी के लिए आपकी बेटी को मांग रहे हैं, तो फिर क्यों आपका परिवार सब समझते हुए अपनी बेटी की जिंदगी एक मुश्किल भरे रास्ते में धकेलने के लिए खुश है? लक्षिता जी की बातों से देवकी की राय भी बदल गई। उन्हें एहसास हुआ कि समर ही रिया के लिए सबसे अच्छा जीवन साथी साबित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप देवकी और लक्षिता जी के द्वारा 3-4 महीने तक किए गए प्रयासों ने रिया के परिवार के सभी सदस्यों को रिया और समर के रिश्ते के लिए मना लेने में सफलता प्राप्त कर ली और दोनों का रिश्ता दोनों परिवारों की खुशी और रजामंदी से जुड़ गया। विवाह के 2 सालों तक रिया और समर दिल्ली में ही लक्षिता जी और विनय जी के साथ रहे। उसके बाद जब समर और रिया की जॉब पुणे में लगी तो 8 महीने पहले ही वह दोनों पुणे शिफ्ट हुए थे। 2 सालों तक साथ में रहती रिया ने लक्षिता जी के व्यवहार में हमेशा एक चुप्पी महसूस की थी। उसने महसूस किया था कि लक्षिता जी का बोलना हमेशा काम से संबंधित ही होता। उसने कभी लक्षिता जी को कोई डिमांड करती या सलाह देते नहीं देखा था। उसने जब भी कभी लक्षिता जी से किसी विषय में सलाह मांगी तो उनका जवाब हमेशा यही होता कि जो तुम दोनों को सही लगे वह करो। कभी भी किसी भी समय आने जाने, किसी भी तरह की ड्रेस पहनने या किसी भी तरह के खाने की फरमाइश करने पर लक्षिता जी ने उसे कभी नहीं टोका था। लक्षिता जी जैसी सास का मिलना वह अपने पूर्ण जन्म का सौभाग्य ही समझती थी। टोका टाकी तो कभी उसने अपने ससुर विनय जी की तरफ से भी महसूस नहीं की थी। लेकिन समर के किसी भी विषय में बात करते ही विनय जी का हर बात के लिए मशवरा देना और फिर हर बात का बहस पे खत्म करते हुए कड़वा शब्दों में प्रयोग ने उसने विनय जी के व्यवहार की कटुता से परिचित करवा दिया था। रिया ने महसूस किया था कि समर और रचित के सामने तो विनय जी का व्यवहार फिर भी नरम पड़ जाता था, किंतु लक्षिता जी को तो बोलने से पहले ही विनय जी चुप करवा देते थे। लक्षिता जी के प्रति विनय जी का ये स्वभाव उसे बहुत बुरा लगा था। लेकिन घर और ऑफिस के काम की अधिकता के कारण और उस पर लक्षिता जी के बहुत कम बोलने की आदत की वजह से वह इस विषय में कभी लक्षिता जी से बात नहीं कर पाई थी। उसने अपने पति समर से जब भी लक्षिता जी और विनी जी के आपसी रिश्ते के बारे में बात की तो वह बात को बदलने की कोशिश करता या बस 2 वाक्यों में सारांश दे देता कि पापा ऐसे ही हैं। उन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी और मम्मी भी बस ओवर रिएक्ट कर विक्टिम बनने की कोशिश करती हैं। मम्मी ने कभी खुद कोशिश ही नहीं की सिचुएशन से बाहर निकलने की।
हमेशा पापा से उम्मीद बांधती रही कि वह कभी न कभी माँ की भावनाओं को समझेंगे। और पापा को तो दूसरों की बात सुनने से ही सदा परहेज रहा, तो वो खुद पूरी तरह आश्रित और उनके कहने पर चलने के लिए मजबूर माँ की क्या ही सुनते। माँ चुप होती, सहती गई और पापा माँ को दबाते चले गए। रिया खुद एक औरत थी, शायद इसलिए वह लक्षिता जी की भावनाओं को ज्यादा अच्छे से महसूस कर सकती थी। उसने लक्षिता जी की मुरझाई शक्ल में एक अजीब सी दुख भरी छाया हमेशा महसूस की थी, जिसने उसके हृदय में अपनी सास के प्रति सहानुभूति पैदा करती थी। विनय जी का वही चिड़चिड़ा रूप देख रिया ने लक्षिता जी के हाथ पर स्नेह से अपनी हथेली रखते हुए कहा, मम्मी जी, आपने जो भी निर्णय लिया है उस पर मैं आपके साथ हूँ। उसके शब्दों को सुन सभी ने हैरानी भरी निगाह रिया पर डाली, लेकिन बिना किसी और ध्यान दिए रिया ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पर क्या आप उसका कारण हमें बताना नहीं चाहेंगी? मैं जानना चाहती हूँ, अचानक ही तो आपने जाने का निर्णय नहीं लिया होगा। लक्षिता जी ने जमीन पर नजरें गड़ाए हुए कहा, मेरी भी उम्र हो रही है। आज तक जो चलता आ रहा है, मुझ पे अब उसे और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रह गई। मैंने अपनी भावनाओं को, अपने मुंह को वक्त के साथ सिल लिया। विनय जी के साथ तो मेरी बातचीत कब की बंद हो चुकी थी। दोनों बेटे की ओर देखते हुए, तुम तो सब जानते हो, तुम्हारे पापा और मेरे बीच बातचीत तो कभी थी ही नहीं। दोनों बेटों की नजरों में भी लक्षिता जी की बात से सहमति साफ दिखाई दे रही थी। लक्षिता जी आगे अपनी बात पूरी करते हुए बोली, मैं तो अब किसी के सामने भी कुछ नहीं कहती, फिर भी तुम्हारे पापा हर बात की गलती मेरे ऊपर डाल देती हैं। और फिर हताशा में लक्षिता जी की आंखें बहने लगी। विनय जी तमतमाते हुए, हाँ, मैं तो पागल हूँ जो बिना बात लड़ूंगा इससे। खुद ही हमेशा लड़ने को तैयार रहती है, हर बात में टोकती है। शुरू से ही आदत है इसकी, हमेशा मुझे दबाने की कोशिश करती है। रचित ने गुस्से भरी तेज नजरों से अपने पिता की तरफ देखा। समर बातें सुनता जमीन को घूर रहा था। बचपन से ही रचित और समर ने अपने पिता का यही रूप देखा था। उनकी आदत थी कि वह हर विषय पर अपनी कही बातों को सर्वोपरि रख बात पर बहस करते थे। जब तक वह दोनों भाई छोटे थे, तब तक विनय जी अपना गुस्सा अक्सर उन दोनों को पीट कर भी उन पर निकाल देते। कई बार तो विनय जी ने लक्षिता जी पर भी हाथ उठाया था, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी बात के लिए अपनी गलती नहीं मानी। उल्टा वह अपनी गलती हमेशा उन लोगों पर ही डाल देते थे। जैसे जैसे दोनों भाई बड़े हुए और शारीरिक रूप से अपने पिता से बलवान होने लगे, तो विनय जी का व्यवहार उनसे नरम पड़ने लगा। और उन दोनों के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने पर तो उन्होंने अपने समक्ष पिता को झुकते हुए भी देखा था। किंतु माँ तो वो इंसान थी जिन्होंने उनके साथ 7 फेरे ले उनकी जेल में उम्र कैद पाई थी। उनके पिता उनकी माँ की कमजोरी जानते हैं कि वह आर्थिक रूप से कमजोर हैं और सामाजिक डर से अकेले कहीं नहीं जा सकती। इसीलिए माँ को हमेशा ही उनकी कड़वाहट को झेलना पड़ा। विनय जी ने दोनों बच्चों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद भी लक्षिता जी को नहीं लेने दी। शायद उन्हें डर था कि वह बच्चों से मिल रही आर्थिक मदद से लक्षिता जी का आत्मविश्वास ना बढ़ जाए। रचित ने विनय जी के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए कहा, पापा, पहले माँ की बात सुन ले, फिर आप भी बोल लेना, हम सब यही हैं। और फिर प्यार से लक्षिता जी को संबोधित कर बोला, माँ, आप बोलो। लक्षिता जी, अब कुछ नहीं है मेरे पास कहने को। मेरे आत्मविश्वास तो बहुत पहले मर चुका था। अब तो मुझे लोगों से मिलना भी अच्छा नहीं लगता। अगर कभी बात करनी पड़ भी जाए तो घर में हमेशा चुप रहते रहते, ना कुछ सुनने और ना ही कुछ बोलने के कारण बात करते वक्त मुझे शब्द ही नहीं मिलते। मेरी मानसिक स्थिति ऐसी ही हो गई है कि अक्सर मैं चीजों को देखती हूँ, दूसरों को सुनती भी हूँ, मगर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं चीजों को भूलने लगी हूँ। मुझे लगता है अगर ऐसा ही कुछ समय और चला तो मैं अपना मानसिक संतुलन खो दूंगी। मैं खुद को पागल महसूस करने लगी हूँ। और और मैं पागल नहीं होना चाहती। विनय जी अपनी कुड़न में, यह शुरू से ही ऐसी है। इसका दिमाग शुरुआत से ही ऐसा ही था। किसी से मिलना, हंसना, बोलना इसे कभी पसंद ही नहीं था। किसी से बनती ही कहाँ थी इसकी तो। रचित ने विनय जी की तरफ देखा और उसके विचारों में पुरानी यादें ताजा हो गईं।
बेनी जी की आदत थी कि किसी भी बात पर हर समय वह अपनी जान पहचान बताने का दावा करने लगते थे। लेकिन उन दोनों भाइयों ने कभी अपने पिता के किसी रिश्तेदार या दोस्त को मदद के समय पिता के साथ खड़ा नहीं देखा था। किसी के साथ आने की बात तो दूर, विनय जी ने कभी बहुत जरूरत पड़ने पर भी सहायता के लिए किसी को फोन तक नहीं किया था। हमेशा जरूरत पड़ने पर माँ की रिश्तेदारी से ही माँ मदद मांगती और वह मिलती भी थी। घर बाहर का लगभग हर काम माँ करती और जो काम माँ कर की पहुंच से बाहर होता, उसे पूरा करने के लिए मामा और मौसी ही साथ खड़े होती थी। उसे याद है कि उसके दादा दादी के देहांत पर भी घर पापा की तरफ के मेहमानों से भरा जरूर था, लेकिन काम की सभी जरूरतें मामा द्वारा ही समय निकालकर पूरी की गई थी। दोनों भाइयों की एडमिशन के समय भी माँ को जब जरूरत पड़ती तो मौसी ही उनके साथ जाकर सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाती थी। पापा के चिड़चिड़े और चीखने चिल्लाने की आदत की वजह से दादा दादी भी उन्हें कुछ नहीं बताते थे, जिसके लिए भी पापा ने हमेशा उन्हें दोषी माना कि वह उनसे घर की बातें छुपाते हैं। चाचा और बुआ भी पापा से कटे कटे रहते, जबकि उन दोनों की आपस में अच्छी बनती। जब वक्त के साथ दादा दादी मम्मी पर पूरी तरह निर्भर हो गई और मम्मी ने अपनी जरूरतें और मन की व्यथा बांटने लगी, तो भी पापा को मम्मी से शिकायत रहने लगी थी कि उसकी वजह से उनके माँ बाप उनसे बातें छुपाते हैं। लक्षिता जी को सुबकते देख रिया ने उन्हें प्यार से अपने पास खींचकर गले से लगा लिया। बहू को लक्षिता जी से हमदर्दी करते देखा विनय जी बोले, बस यह सीखा है इसने, आंसू बहाना शुरू कर दो, खुद तो दूसरों की हमदर्दी ले लो और मुझे दोषी बना दो। अपने पिता का व्यवहार देख समर फिर बीती यादों में चला गया। उसे याद आया कि कैसे थे उसके पिता जिनका दिल कभी अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर भी नहीं पिघला। औरत की आंखों में आंसू देखकर तो किसी राह चलते का भी दिल पिघल जाता है, लेकिन उनके पिता तो जैसे पत्थर थे। उन दोनों भाइयों ने हमेशा पिता से बात करने के बाद आहत हो अपनी माँ को रोते देखा था। कई बार तो माँ देर रात तक अपने आंसू पोंछती रहती थी, लेकिन पापा ने कभी उनसे आत्मीयता दिखाना तो दूर, उनसे एक बार चुप रहने तक के लिए नहीं कहा था। बल्कि माँ को और दो दुखती बातें बोल वह अक्सर दूसरे कमरे में जाकर सो जाया करते थे। रचित अभी भी स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। उसे तो लगता था कि उसकी माँ को इन सब बातों की आदत हो चुकी है और वह इन परिस्थितियों में जीना सीख गई है। जरूर कोई अन्य कारण है, इसीलिए उसने लक्षिता जी से घर छोड़ने के मुख्य कारण को जानने की इच्छा से पूछा, माँ, आप पापा को जानती हैं, अब इस उम्र में वह क्या बदलेंगे? 32 सालों से आप सब देख रही हैं। अब अचानक आपने ये फैसला क्यों लिया? आप अब इस उम्र में कहाँ जाएंगी? आपको समय के लिए या जब तक आपका मन करे हमारे साथ रहो, कह उसने अपनी पत्नी आकांक्षा की ओर देखा। सभी के बीच रचित के द्वारा अपनी माँ को साथ चलने के लिए कहने पर आकांक्षा अचकचा गई और वह लक्षिता जी की ओर देखने लगी। लक्षिता जी के बड़े बेटे रचित की अरेंज मैरिज थी। आकांक्षा लक्षिता जी की बड़ी बहन विभा के रिश्ते की देवरानी की लड़की थी। आकांक्षा का रिश्ता लक्षिता जी की बड़ी बहन द्वारा ही सुझाया गया था। रिश्तेदारी में रिश्तेदारी हो रही थी, इसीलिए दोनों ही तरफ से एक दूसरे के बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई थी। आकांक्षा दो भाइयों की इकलौती बहन थी। वह घर में सबसे छोटी थी। दोनों भाई और पिता प्राइवेट जॉब में कार्यरत थे। आकांक्षा का विवाह उनके घर का पहला विवाह था। यद्यपि लक्षिता जी के परिवार ने किसी तरह की कोई डिमांड विवाह के लिए नहीं रखी थी, पर विवाह के समय रिश्तेदारी में दिए जाने वाले कपड़ों के लिए उसने अपनी सास के द्वारा जोर डालने पर खुद जाकर सुझाव दिया था कि रिश्तेदारों को दिए जाने वाले कपड़े ऐसे हों जो दिए जाने वाला व्यक्ति स्वयं इस्तेमाल कर पाए, न कि उसे आगे किसी को उपहार में दे दे। लक्षिता जी ने यह बात बेशक अपनी सास के दबाव में आकर कही थी, क्योंकि सासू माँ के अनुसार आकांक्षा के परिवार ने सगाई में सब चीजों पर तो अच्छा खर्च किया था, पर रिश्तेदारी में दिए जाने वाले कपड़ों में बस रिवाज भर निभा दिया था। दादी को अपने लड़के वाले होने पर गुमान था और अपने पहले पोते के विवाह में वह अपने घर का सम्मान गिरते हुए नहीं देखना चाहती थी। आकांक्षा के घर वालों के सम्मुख ये बात लक्षिता जी के द्वारा कही गई थी। इसीलिए लक्षिता जी के प्रति आकांक्षा के दिल में विवाह से पहले ही एक गांठ सी बन गई थी।
विवाह के पश्चात यद्यपि आकांक्षा के पास लक्षिता जी से अप्रसन्न होने का कोई कारण मौजूद नहीं था, लेकिन वह लक्षिता जी के लिए बंधी उस गांठ को कभी खोल नहीं पाई। उस पर विजातीय रिया से रिश्ता जोड़ने के लिए किए गए लक्षिता जी के प्रयास और रिया से विवाह के लिए अपनी सास को हर रिवाज से समझौता करते देख उसके अहम को ठेस लगी, जिसमें दादी का स्वर्गवासी होना मुख्य कारण था, क्योंकि लक्षिता जी ने तो कभी किसी बात में खुद की राय रखी ही नहीं थी। लेकिन आकांक्षा इस तथ्य को नजरअंदाज कर लक्षिता जी के लिए अपने दिल में और करवाहट एकत्र कर चुकी थी। रिया के विवाह के पश्चात लक्षिता जी के साथ रहने के कारण और दोनों के ही अच्छे व्यवहार से उपजी रिश्तों की घनिष्ठता से लक्षिता जी के द्वारा रिया की जाने वाली प्रशंसा ने आकांक्षा के दिल में लक्षिता जी के लिए दूरी और बढ़ा दी थी। अपने पति रचित द्वारा अपनी माँ को साथ ले जाने का सुन वह बेचैन हो उठी। उसने रिया की ओर देखते हुए लक्षिता जी से कहा, हाँ, जिसके साथ आप जाना चाहें, हमारी या समर और रिया के। रिया को अपनी जेठानी के स्वभाव का ज्ञान था। वह अपने पति समर से भी आकांक्षा के विषय में काफी सुन चुकी थी। बहुत कम साथ रहने पर भी वह यह जान चुकी थी कि आकांक्षा लक्षिता जी से अपनापन महसूस नहीं करती और उसके कारणों में उसका और लक्षिता के बीच का आपसी सामंजस्य मुख्य कारण है। रिया ने हंसकर समर की ओर उसकी सहमति के लिए देखा और उसकी सहमति से आश्वस्त हो लक्षिता जी से बोली, मम्मी, दीदी सही कह रही हैं। आप हमारे साथ भी आना चाहें तो हमें खुशी होगी। लक्षिता जी ने बिना किसी की ओर देखे कहा, बेटा, मुझे तुम लोगों के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे डर है कि मेरे अकेले तुम्हारे साथ जाने से सभी मुझे इस बात के लिए उल्हाना देंगे कि इस उम्र में अपने पति को अकेला छोड़ बच्चों के साथ क्यों रह रही हूँ। मम्मी, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, रिया ने मुस्कुराकर लक्षिता जी को तसल्ली देते हुए कहा। रिया की बात सुन आकांक्षा मुंह बनाते हुए बोली, अजीब सलाह दे रही हो रिया तुम तो। हम समाज में रहते हैं, सामाजिक रीति रिवाज मानते हैं, तो उसके नियमों का उल्लंघन कैसे कर सकती हैं? पापा को अकेले कैसे छोड़ सकती हैं? अब इस उम्र में तो उन्हें मम्मी की ज्यादा जरूरत है। कह उसने एक विजयी मुस्कान के साथ लक्षिता जी की तरफ देखा, जैसे लक्षिता जी ने समाज का सहारा ले उसके परिवार पर विवाह के समय कपड़ों के लिए दबाव डाला था। वैसे ही उसने मौका मिलते ही समाज का पक्ष दिखा अपनी सास को इस खेल में मात दे दी थी। अपने पति की बात सुन रचित को बुरा लगा। उसके मन में ख्याल उत्पन्न हुआ कि क्यों एक औरत होते हुए आकांक्षा मम्मी के दर्द को नहीं समझ पा रही, या फिर केवल अपने मन के खाव के कारण समझना ही नहीं चाह रही। अभी तो माँ पर पलटवार कर बस बदला लेना चाहती है। पापा को मम्मी की इस उम्र में सबसे ज्यादा जरूरत है। इस बात को हर इंसान समझता है और ऐसा ना होने पर हर कोई व्यक्ति मम्मी को पापा से जुड़े रहने के लिए कह दबाव डालने का अपना हक भी समझता है। लेकिन मम्मी का क्या? क्या उन्हें कभी पापा की जरूरत नहीं थी? जब से रचित घर में परिवार वालों के व्यवहार को समझने लगा था, तब से उसने महसूस किया था कि पापा कभी बाहर वालों के सामने तो क्या, घर में भी मम्मी के लिए किसी प्रकार के सहारे के रूप में खड़े नहीं हुए थे। कारण मम्मी की स्थिति घर में सबके समक्ष बस एक नौकरानी की तरह होकर रह गई। रिश्ते और उम्र में छोटे देवर और ननद ने भी पापा का मम्मी के प्रति व्यवहार देख कभी मम्मी को इज्जत नहीं थी और मौका परस्त वह अपना मतलब निकाल जाने पर दादा दादी का भार हमेशा के लिए मम्मी पर डालकर मुक्त हो गए। दादी और दादाजी तो फिर मम्मी के लिए क्या ही सोचती। वह तो उनसे रिश्ते में भी बहुत बड़ी थी और इस सिद्धांत को मानते थे कि उनकी सेवा करना मम्मी का फर्ज है। लेकिन ये फर्ज चाची द्वारा ना निभाए जाने पर भी उन्होंने कभी आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि वह भी इस सच में भली भांति परिचित थी कि चाची को कुछ कहे जाने से पहले जवाब के लिए चाचा ही उनके साथ हमेशा खड़े होंगे। पापा द्वारा हर बात में हर समय मम्मी भी घर या बाहर होने पर मम्मी को टोकने के कारण उसने बचपन में अपने मम्मी पापा के बीच अक्सर झगड़े होते देखे थे, जिनमें मम्मी के कुछ कहते ही पापा चीखने लगती और मम्मी अपनी बात के ना सुने जाने के कारण हताशा में रोने लगती, जिस पर पापा और ज्यादा गुस्सा होते। मम्मी और पापा के बीच हफ्तों तो कभी कभी महीनों तक बातचीत ना होती।
पापा को तो अपना सारा रूटीन व काम बिना बोले भी पूरा हुआ मिलता, लेकिन मम्मी को तो घर की हर जरूरत के कारण पापा के आगे ना चाहते हुए भी झुकना पड़ता। पापा से बात करना उनकी मजबूरी हो जाती और मम्मी के बात करने से हर बार पापा के अहम को और ऊंचाई प्राप्त हो जाती। उन्हें लगता वह सही है, इसीलिए मम्मी हर बार बात ही शुरू करती हैं। दूसरी ओर मम्मी के स्वाभिमान को हर बार पहले से ज्यादा ठेस पहुंचती। जब वह दोनों भाई बड़े होने लगे तो वह दोनों भी घर में सबकी तरह ही अपनी मम्मी की बातों को इग्नोर करने लगे। वो तो माँ थी, इसीलिए अपना फर्ज निभाती गई, लेकिन हम दोनों भाइयों की उपेक्षा ने मम्मी को तोड़ दिया था और मम्मी का व्यवहार भी धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगा। माँ घर में घुट घुट कर रह गई थी। पापा का उनके प्रति नकारात्मक रवैया और दादा दादी का भी उन्हें घर में बांधने के प्रयास ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह निराश और बोझिल बना दिया था। दादा दादी माँ को आस पड़ोस में किसी से भी मिलने देना तो दूर, किसी से बात करता देख लेते तो मम्मी को 10 बातें सुना देती कि वह महिला का रवैया कितना खराब है। आस पड़ोस में भी उनकी खराब इमेज है। वह इस बात को इस तरह कहते कि यह कहा ही नहीं जा सकता था कि उन्होंने माँ को किसी बात के लिए मना किया है, और माँ तो वह बिना प्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा कुछ कहे स्वयं ही पड़ोसियों से बातचीत तो क्या, उन्हें आसपास देखकर उन्हें अनदेखा कर अपने आप को कामों में उलझा प्रदर्शित करती। पता नहीं ये वह घर की शांति के लिए करती या दादा दादी के सुनाने की आदत के डर से। समय के साथ मम्मी ने किसी के सामने से बात करने पर भी मुस्कुराकर वहां से चुपचाप चले जाने का विकल्प अपना लिया। मम्मी बिना किसी मानसिक सहारे के घर में रूटीन में बंद कर घुटने लगी थी। घर के कामों के अलावा न उनके पास कोई था जिसे वह अपने दिल की हलचल बयां कर अपने दिल का गुबार निकाल पाती। ना घर में कोई उन्हें किसी विषय में बताने या सलाह करने के लायक समझता। कभी हमारे कहने पर पापा कहीं आसपास घुमाने ले जाते तो घर आते ही दादा दादी द्वारा अपनी सेहत को लेकर घर में कोहराम मच जाता और धीरे धीरे पापा ने हमें कहीं बाहर ले जाना ही छोड़ दिया। रचित कुछ बोले ना, ऐसे थोड़ी ना इस उम्र मम्मी पापा अलग रह सकते हैं। लोगों का क्या है, वो तो मम्मी पापा के अलग रहने के लिए हमें दोषी बना देने से भी नहीं चूकेंगी। उन्हें क्या पता कि हमें तो मम्मी के इस नए और अनोखे इरादे का पता ही नहीं था। रचित को अपनी पुरानी यादों में उलझा दी आकांक्षा ने तेज आवाज में रचित को संबोधित करते हुए कहा। रचित ने अपनी माँ की तरफ देखा और अपनी हर फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाने के बाद भी हताश, थकी और हारी हुई नजर आ रही थी। अपनी अब तक की जिंदगी में अपने लिए लिए गए पहले निर्णय पर किसी मुस्लिम की तरह भांति हम उनके परिवार और आत्मीयता कहे जाने वाले लोगों के समक्ष सर झुकाए बैठी थी। रचित ने नजरें उठाकर आकांक्षा की तरफ देखा, जो कितने साहस के साथ आसानी से अपनी सास के लिए बिना सोचे समझे अपना निर्णय सुना गई थी। आकांक्षा जैसा साहस मां के अंदर अपने पूरे कर्तव्य निभाने के बाद उम्र के 57वें वर्ष में पहुंचकर भी नहीं आया था। रचित को एहसास हुआ कि आकांक्षा के साहस का कारण उसका आकांक्षा के पति के रूप में उसके हर निर्णय और इच्छा को सम्मान देना ही तो था। उसे याद आया कि उसकी शादी के बाद घर में पहली बहू के आकर्षण के चलते सबके लाख चाहने पर और मनाने पर भी आकांक्षा शादी के बाद 1 महीने भी परिवार के साथ उसके बगैर रुकने को तैयार नहीं थी। उस समय उसने कितनी मुश्किलों से ऑफिस में अपनी छुट्टी को एक्सटेंड करवाया था और फिर 1 महीना सबके साथ रहे आकांक्षा रचित के साथ ही बेंगलोर चली गई थी। अपनी डिलीवरी के लिए अपनी मां के कहने पर भी आकांक्षा दिल्ली में रहने के लिए तैयार नहीं हुई थी। उसे परिवार के साथ रहने पर निभाए जाने वाली बंदिशों में रहने से गुरेज जो था। उसके जिद के कारण उस समय मां को ही 4 महीने के लिए बेंगलोर आकर रहना पड़ा था और फिर उसके बाद उसने 6 महीने के लिए अपनी मां को व्योम की देखभाल के लिए बुला लिया था। कभी कभी जब हफ्ते भर के लिए उन लोगों का बेंगलोर से दिल्ली आना होता तो आकांक्षा का टाइम टेबल बेंगलोर से ही सेट होकर आता, जिसमें वह रचित के घर में मुश्किल से 1-2 दिन ही बिताती और माँ को तो विवाह के पश्चात इस घर से जैसे चिपका ही दिया गया था। सच है कि विवाह के बाद एक नए परिवार में आई नई स्त्री को नए परिवार और माहौल में खुद को स्थापित करने के लिए अपने पति के सहारे की सबसे अधिक जरूरत होती है और पापा का सहारा तो माँ को कभी मिला ही नहीं था।
1 घंटे की दूरी में स्थित अपने मायके भी माँ ने जब कभी उन दोनों के छोटे रहते कुछ दिन रुकने जाने का कहा, तो कभी दादी बीमार हो जाती, कभी उसी समय किसी रिश्तेदार का आगमन हो जाता और मम्मी के मायके जाने का सुन जो हमेशा पापा सीन क्रिएट करते थे। उसे तंग आकर माँ ने मायके रहने जाने का विचार ही त्याग दिया था। रचित द्वारा आकांक्षा की बात सुनने पर भी कोई जवाब देने की उपेक्षा सिर्फ उसे चुपचाप आकांक्षा की तरफ देखते देख रिया को बुरा लगा। उसे आशा थी कि रचित अपनी माँ के पक्ष में कुछ कहेगा, लेकिन उसे शांत देख रिया ने जब रहा ना गया तो वह रचित से बोली, भैया, क्या आपको सच में लगता है कि मम्मी को केवल लोगों के कहने के डर से अपनी इच्छा को हमेशा की तरह इस बार भी दबा देना चाहिए? अपनी बात पूरी कर रिया ने आकांक्षा की तरफ देखा। तुम जॉब करती हो रिया, इसीलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेंगलोर महंगी सिटी है, वह हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल होगा, कह आकांक्षा ने अपने पति की तरफ अपनी बात के लिए समर्थन पाने की आशा में देखा। अपने बड़े भाई के कुछ कहने से पहले ही समर बोला, भाभी, हम तो दोनों ही चाहते हैं कि माँ हमारे साथ चले। एक बार फिर सभी की नसें लक्षिता जी पर टिक गई। हमेशा की तरह खुद के लिए दूसरों को फैसला लेते देख लक्षिता जी आहत हो बोली, अब मैं खुद के निर्णय स्वयं लेना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आज तक मेरे लिए निर्णय लेने की जो जिम्मेदारी सास ससुर ननद देवर पति और बेटे निभाते रहे, उसका भार अब बहुएं भी उठाएं। अब अपने लिए निर्णय लेने की जिम्मेदारी मैं खुद उठाना चाहती हूँ। इस उम्र में अपने अच्छे बुरे के लिए मैं खुद उत्तरदायी होना पसंद करूंगी। आज तक आर्थिक पक्ष को छोड़ दिया जाए तो पूरा परिवार मेरे सहारे पर ही अपनी दिनचर्या से लेकर आज तक की जिंदगी जीता आ रहा है। मेरे लिए सहारे के रूप में कभी कोई नहीं था, इसीलिए अब तक सभी के लिए सहारे बनी मुझे सहारे की जरूरत नहीं है। सच्चाई यह है कि आगे भी मैं अगर किसी के साथ रही तो मैं ही शारीरिक रूप से उसके लिए कार्य करूंगी, वही मुझ पर निर्भर होगा, मैं नहीं। इसीलिए मेरे अब तक के सभी शुभचिंतक मेरे लिए फिक्र करना बंद कर दें, तो वह मेरे पर किया गया सबसे बड़ा उपकार होगा। समाज को जवाब देने की भी तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं। तुमसे किसी ने जवाब मांगा तो मेरा फोन नंबर दे देना, अब मैं उस व्यक्ति को खुद जवाब दूंगी। जहां तक तुम्हारे पापा के रहने की बात है, तो वह तुम दोनों में से जिसके साथ रहना चाहे रहें। घर पूरी तरह से व्यवस्थित है, वह चाहे तो आराम से यहाँ अकेले भी रह सकती हैं। मेरी जरूरत पत्नी के तौर पर तो उन्हें कभी थी ही नहीं। न आज तक उन्होंने मुझसे कोई बात शेयर की, न कभी मेरी किसी बात को सुना। उन्हें एक नौकरानी की जरूरत है जो पैसे देकर यहाँ आसानी से मिल जाएगी। मुझे किसी से और कुछ नहीं कहना, ना ही किसी की कोई सलाह चाहिए। मैं सोने जा रही हूँ और हो सकता है कल मैं सुबह सवेरे जल्दी उठकर घर से निकल जाऊं। घर में मुझे ना देखने पर समझ जाना मैं जा चुकी हूँ। अपने पापा से मशवरा कर लो उन्हें आगे कैसे रहना है, कहकर लक्षिता जी अपने कमरे की ओर चल दी। एक अबला के रूप में अब तक लक्षिता जी को देखते आया परिवार का हर सदस्य लक्षिता जी का यह आत्मविश्वास भरा रूप देख अचंभित था। सदैव पति होने का नाजायज फायदा उठाते आए लक्षिता जी पर गरजने वाले विनय जी उनका नया रूप देखकर समझ चुकी थी कि उनके द्वारा दी जाने वाली मानसिक प्रताड़ना की आज इति हो चुकी है और अब लक्षिता जी को उनके पुराने रूप में पाना उनके लिए संभव नहीं था। वह मूक अवस्था में बस लक्षिता जी द्वारा कमरे में प्रवेश के बाद बंद किए गए अपने कमरे के दरवाजे को टकटके लगाए देखे जा रहे थे। आकांक्षा ससुर विनय जी से के खुद के साथ रहने के बारे में सोचकर ही आतंकित हुई जा रही थी। बेशक वह शादी के बाद बहुत कम सास ससुर के साथ रही थी, पर विजय जी के व्यवहार से वह परिचित तो हो ही चुकी थी। वह इस सत्य से भली भांति परिचित थी कि सहारे की जरूरत उसकी सास को नहीं, अपितु सुसर जी की जिम्मेदारी से बचाए रखने के लिए उन्हें अपनी सास लक्षिता जी के सहारे की जरूरत थी। दोनों बेटे समझ नहीं पा रहे थे कि वह माँ को क्या कहकर समझाए। सच ही तो कहा था उनकी माँ ने कि उन्हें परिवार के किसी सदस्य के सहारे की जरूरत नहीं थी। उन्होंने तो एक अनजाने परिवार में आकर उसके हर सदस्य के साथ सहयोग कर उसे सहारा ही दिया था। वास्तव में उनके सहारे की जरूरत तो परिवार के हर सदस्य को थी। हाँ, हर विवाहिता स्त्री की तरह ससुराल के नए परिवेश में अपने सबसे आत्मीय कहे और माने जाने वाले पति पत्नी के रिश्ते में उन्होंने चाह कर तो
की थी अपने पति के सहारे की, लेकिन वह सहारा तो उनका सबसे बड़ा अभिशाप बन गया, जिसने उन्हें जीवन भर कड़वाहट और इस रिश्ते से विरक्त बना दिया। आज वह के 32 वर्ष पश्चात वह हिम्मत कर पाई इस अभिशाप से खुद को मुक्त करने की। रिया शांत थी और बहुत हद तक अपनी सास के निर्णय से सहमत थी। सच ही तो कहा था लक्षिता जी ने कि वह आज तक किसी पर निर्भर थी ही नहीं, बल्कि परिवार का हर प्राणी स्वयं लक्षिता जी पर ही निर्भर था। और वह केवल निर्भर ही नहीं थे, अपितु सभी ने लक्षिता जी के द्वारा फर्ज समझकर निभाए जाने वाले उनके कर्तव्यों का नाजायज फायदा ही उठाया था। आज तक जिस लक्षिता जी को सभी एक नाजुक बेल समझते आ रहे थे और सोचते थे कि उसे आगे बढ़ने के लिए उनके सहारे की जरूरत पड़ेगी, वास्तव में वह तो मजबूत बरगद का पेड़ थी, जो बिना किसी सहारे के अपनी जड़ें फैला सकता था और जिस पर उसके आसपास से गुजरते मनुष्य और पक्षियों को ही छाया और आंसू का सहारा प्राप्त होता था। आज उस पेड़ की जड़ें घर के दहलीज को पार कर चुकी थी। से नो टू डोमेस्टिक वायलेंस। दोस्तों, कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।